शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा, 12 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे शॉर्टकट में EMI बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? EMI का लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है? तो आंसर है, इस पूरे चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो इंडक्शन होता है, वो टोटली हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंडक्शन करवाती है। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी बार बताया हूँ कि यहाँ पर जो इंडक्शन वर्ड आया है, इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन एक किस्म का फोर्स होता है। और हमेशा याद रखिए, इंडक्शन जहाँ भी आएगा, ये एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है? नॉन कॉन्टेक्ट। पिछले चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर किसी कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाता है, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाता है तो उसके अतराफ में एक फील्ड बनती है और उस फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी अगर हमारे पास में एक कंडक्टर वायर है, इससे अगर हम चार्ज को, मतलब चार्ज को अगर फ्लो करवा रहे हैं, ओके, तो अगर चार्ज को हम यहाँ से फ्लो करवाते हैं, यानी चार्ज अगर मोशन करता है तो इसके अतराफ में एक फील्ड जनरेट होती है और उस फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से क्या क्रिएट होता है? तो आंसर है, इसकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टेशनरी कर दें, अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टेशनरी कर दी जाए, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हालत सुकून में है, तो क्या इस कंडक्टर वायर में बरकीरों गुजरेंगी? तो आंसर है, नहीं गुजरेंगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमारा उस चैप्टर का कंक्लूजन ये था कि अगर किसी करंट कहीं कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, तो उसके अतराफ में फील्ड बनती है, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हालत में, अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं गुजारा जाए तो उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। ये हमारा कंक्लूजन था। यानी हमने इलेक्ट्रॉन से क्या क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया। इलेक्ट्रॉन मोशन करता था तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन 0 हो जाता था तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी 0। यानी इलेक्ट्रॉन की मदद से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की गई। अब सवाल थोड़ा हमको उल्टा देना है, उलट कर देना है सवाल को। सवाल ये था हमारे साइंटिस्ट के पास में कि इलेक्ट्रॉन की मदद से हम करंट को पैदा किए, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता तो मैग्नेटिक फील्ड 0। अब उनके पास सवाल इस तरह से था, क्या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाया जा सकता है? यानी सवाल को फ्लिप कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई। अब सवाल क्या आया? क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाया जा सकता है? सवाल को फ्लिप कर दिया गया था। तो इसका आंसर है हाँ। जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की मदद से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे, इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन को मोशन भी करवा सकते हैं। ये सवाल था और इस सवाल के ऊपर 2 साइंटिस्ट ने बहुत काम किया। एक है हेनरी, ठीक है, और एक है फैराडे। ठीक है, फैराडे का नाम आपने सुना होगा, 10th क्लास में उसके ताल्लुक से 2-3 आपको लॉस थे। तो फैराडे जो इंग्लैंड से थे और हेनरी जो USA से थे, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। क्या वर्क किया? कि भैया इलेक्ट्रॉन की मदद से मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होती है, ये तो हमको समझता था, हमने ऑस्ट्रेस एक्सपेरिमेंट में देखा भी था। क्या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है? तो उन्होंने इसका आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया कि हाँ, हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन को मोशन करवा सकते हैं। यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, और इन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाएंगे। अभी मैं इसका मीनिंग आपको नहीं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो हमें खुद ब खुद इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों रखा गया। तो हमारा सवाल आपको समझ में आया? सवाल क्या है? क्या भाई मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को मोशन करवा सकते हैं। तो बस उसी की हमको यहाँ पर स्टडी करना है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाएंगे। अब एक बात हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो करंट आती है। अभी तक हमारे पास में, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो हमारे पास में करंट पैदा करने का क्या प्रोसेस था, क्या मेथड था? तो आंसर है, हमारे पास में सिर्फ एक मेथड था। हम केमिकल रिएक्शन की मदद से, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे। कब तक? जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था।
और ये वाला जो मेथड था बच्चों, मतलब केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत महंगा था। लेकिन जब ये मेथड आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया, इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत आसान हो गई जनरेट करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ हमको क्या करवाना है, मोशन। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाकर हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना पड़ता था। जैसे अगर किसी चार्ज को फ्लो करवाया जाता है या किसी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है, तो उसके दो इफेक्ट हमको पता है। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला ये इफेक्ट होता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाता है तो हमारा कंडक्टर वायर गर्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इफेक्ट था जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाता है तो हमारा कंडक्टर वायर गर्म हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा इफेक्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाता है तो उसके अतराफ में एक फील्ड बन जाती है, और उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दो इफेक्ट हमने पढ़ लिए थे। और जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता था, उस इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के लिए केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने आपको क्या सहूलत दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने आपको यह सहूलत दी कि आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करो, आपका इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। अब हमको इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने के लिए एक वर्ड का सहारा लेना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ऑफ ई इक्वल टू ई डॉट ए, जहां पर फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए जो है वो एरिया वेक्टर है। ठीक है, उसी तरह से इस चैप्टर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए हम सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को बच्चों फाई से जाहिर किया जाता है और यहां लगाया जाता है बी। क्या लगाया जाता है? बी। बी का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? फाई ऑफ ई से, और इसको फाई ऑफ बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहा जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through perpendicular from the surface. The electric field lines passing through yes, इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली खुतूती कुव्वत की तादाद को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। ठीक है, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता। द नंबर ऑफ magnetic field lines passing perpendicular to the surface। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। क्या है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर दिए गए सतह से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, और सरफेस से कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर, तो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर था मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए मैं आपको फ्लक्स समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मेरे पास में एक सरफेस दी गई है, तो क्या लिखे हमने? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर। कैसे होना चाहिए पास? परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। मतलब इस सरफेस से कैसे गुजरना चाहिए? परपेंडिकुलर। तब बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है? फ्लक्स है। तो समझ में आया? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से कैसे गुजरना चाहिए? परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए, हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास में यहां पर ये फील्ड लाइंस है, तो बताइए क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड है? तो आंसर है हाँ। क्यों है? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैं क्या करता हूं? एक सरफेस बनाता हूं यहां पर।
बताइए यहां पर कितना फ्लक्स है, तो मैं लिखूंगा यहां पर फाई ऑफ बी इक्वल टू 2। क्यों हमने 2 लिखा? क्योंकि ये सरफेस से 2 लाइंस परपेंडिकुलर गुजरी है। देखिए परपेंडिकुलर गुजरना मतलब यहां कितने का एंगल बनाना, 90। हो गए 2 फ्लक्स। अब मैं क्या करता हूं, मान लो ये मेरे पास में फील्ड लाइंस है, ठीक है। क्या यहां पर से फ्लक्स गुजर रहे हैं? बताइए यहां का फ्लक्स कितना है? 1 2 3। कितना फ्लक्स है? 3। मतलब क्या हो इसकी डेफिनेशन? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर गिन रहे हो? पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो सरफेस से कैसी गुजरनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए तीसरी वाली डायग्राम, बताइए फ्लक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है? हमारा ये कंक्लूजन है मैग्नेटिक फ्लक्स का। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड है। सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड है बच्चों, देखिए यहां पर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर हमने एक एरिया को गुजारा, ठीक है, एक सरफेस को गुजारा, तो हमने बोला कि यहां पर फ्लक्स मौजूद है, ठीक है। यानी फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया था तो इतने फ्लक्स थे। अब मैंने क्या किया, सेकंड वाली डायग्राम में एरिया को बढ़ा दिया। देखो यहां पर एक छोटा एरिया था और यहां पर एरिया को बढ़ा दिया गया, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया? यानी हमको समझ में आता है कि सर एरिया के बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, और अगर एरिया को कम कर दूंगा तो फ्लक्स, यानी हम कह सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आया? अच्छा, एरिया वेक्टर कैसे बनाया जाता है? एरिया वेक्टर हमेशा याद रखिए, जो एरिया वेक्टर होता है, अगर ये आपकी सरफेस है तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। कैसे बनेगा? सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा एरिया वेक्टर। ये अगर एरिया है तो इस तरह से एरिया वेक्टर सरफेस पर होगा और सरफेस के मुखालिफ होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के मुखालिफ होगा और सरफेस पर कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर और मुखालिफ होने का क्या मतलब है? मान लीजिए जो ब्लू कलर है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया कर रहा है, तो ये अगर एरिया, ये आपका एक सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा इस तरह से होगा, सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर और सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में। याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आई कि जो आपके पास में फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक चीज समझी। दूसरा, द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक चीज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है? सुनिए, यहां पर कितने फील्ड लाइंस हैं? पूरे गिनो, 4। यहां कितने हैं? तो क्या मैंने यहां पर 4 लाइन से 2 4 5 लाइन बढ़ाया, तो क्या बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ी? फिर मैंने यहां पर ज्यादा लाइंस बनाई तो इससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से क्या बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। देखिए यहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर थी तो फ्लक्स कम था, यहां पर फिर हमने यहां पर तो एरिया बढ़ाया, उसको मत देखिए, इसको देखिए, ये वाला और ये वाले डायग्राम को देखिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम थी तो फ्लक्स भी कम था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से, या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से क्या बढ़ता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। यानी मैं लिख सकता हूं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। समझा? एरिया बढ़ाए तो फ्लक्स बढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाए तो फ्लक्स बढ़ा। तो हमको 2 बातें समझ में आ गई, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। 2 चीजें। अब तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। सबसे पहली कंक्लूजन क्या है? एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, ठीक है। यानी हम यहां लिख लेंगे कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया अगर बढ़ा देंगे तो फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा। अब समझिए,
मान लो आपके पास में इस तरह का एक सरफेस है और ये एंगल यहां पर बन रहा है थीटा और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी गुजर गई, इस तरह से क्रॉस है। देखिए सरफेस के साथ में कैसी गुजर रही है, क्रॉस। अगर बच्चों मैं इसके दोनों कंपोनेंट बनाना चाहूं तो ये अगर बी है तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। समझ में आया? क्यों कॉस थीटा? क्योंकि एंगल के साथ में जुड़ा है। और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला बनेगा सर बी साइन थीटा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ये कंडीशन है कि फील्ड लाइन सरफेस से कैसी गुजरनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा कि साइन लेना पड़ेगा? मुझे फील्ड लाइंस को ऊपर उठाना पड़ेगा और सरफेस के साथ में कैसे बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं लिख सकता हूं फाई इज डिपेंड ऑन एरिया, तो मुझे इसके साथ में कौन सा कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, बी कॉस थीटा। तो मैं यहां लिख दूंगा बी कॉस थीटा। यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या यही फ्लक्स का फार्मूला है जो आपने 11th क्लास में डिस्कस किया था कि फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा? समझा? बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यह मैग्नेटिक फील्ड। ए इज द एरिया वेक्टर एंड cos थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड a। इज इट क्लियर? अगर यहां पर cos b a cos है तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ऑफ b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, b डॉट a। और यही फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, b डॉट a। कुछ समझा? हमको इससे यह समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब यहां पर डॉट क्यों लगा, इसकी क्या वजह? क्योंकि हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे, कॉस कंपोनेंट ले रहे, इसीलिए क्या लग रहा है, यहां पर डॉट लग रहा है। अच्छा चलो, अब इसका ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि सर जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, हमने वेक्टर में पढ़ा है कि सर जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास में वो क्वांटिटीज कौन सी रहती है, स्केलर। जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट लिया गया, डॉट। इसीलिए याद रखिए जो आपके पास में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? अच्छा अब देखते हैं कि इसका यूनिट क्या बनेगा। यूनिट हमारे पास में फार्मूला क्या है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए। व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। क्या होती है वो भी आएंगे, टेस्ला। एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स के लिए कौन सा यूनिट बन गया, टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर होता है बच्चों वेबर के। यानी हम दोनों भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो टेस्ला मीटर इस्तेमाल करो या फिर वेबर इस्तेमाल करो। समझ में आया? तो यह है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटेंसिटी और दूसरा एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जो फ्लक्स होता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड होता है। वह फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा क्यों आया, कॉस थीटा क्यों आया इसमें? क्योंकि हमें फील्ड लाइंस हमेशा कैसी लेनी पड़ती है, परपेंडिकुलर। इसीलिए कौन सा कंपोनेंट आया, कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो इसकी तारीफ क्या होगी, इसकी तारीफ होगी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, क्या फार्मूला होता है, बी डॉट ए। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। इसका यूनिट क्या बनता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। समझ में आया? सभी को समझा? क्योंकि जिसको फ्लक्स समझेगा उसको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अब सुनो,
एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमको पता है कि किसी भी मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये अगर नॉर्थ है, कैमरे की तरफ समझ लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे साउथ की तरफ जाएंगी। ये मैग्नेट के बाहर होता और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। यानी अगर हमारे पास में एक मैग्नेट है तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी इसके पोल्स पे ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं देखूं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और अगर यहां देखूं तो इंटेंसिटी कम। यानी कि मैं ऐसे बता सकता हूं, ठीक है। यानी इसके जो कैमरा है जहां पर हमने नॉर्थ पोल लिया वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है और जब इससे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम होगी। बस इसी मैग्नेट का हमको इस्तेमाल करना है और फैराडे का एक्सपेरिमेंट करना है। फैराडे ने क्या किया पता है आपको? फैराडे ने लिया एक सर्कुलर कॉइल, उसके साथ में जोड़ा गैल्वेनोमीटर को। किसको जोड़ा? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो आंसर है प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है कि भाई सर्किट में करंट मौजूद है कि नहीं। हमने उसका डेफिनेशन पढ़ी थी गैल्वेनोमीटर की कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमको क्या बताता है, हमको ये बताता है कि सर्किट में वीक करंट है कि नहीं, और वो बहुत कम करंट पर क्या बता देता था? रिफ्लेक्शन। अब उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया, सर्किट के साथ में एक सिर्फ गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, बस एक सर्किट लिया और सर्किट के साथ में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और मैग्नेट को इस तरह से सर्किट के दूर रखा। यहाँ सर्किट है, यहाँ मैग्नेट को रखा। इससे क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस निकलती है परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। उन्होंने क्या किया, इसको आगे लेकर आए तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर कांटा हिला, मतलब करंट पैदा हो गई। फिर उन्होंने इसको वापस लेके गए तो भी कांटा हिला, मतलब कुछ ना कुछ करंट इसमें आ रही है। बस इस पर उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल कर लिया, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले फ्लक्स लिख लीजिए। फैराडेज लॉ ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, EMI लिख दे रहा हूं सिर्फ। अच्छा, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बयान कीजिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बयान कीजिए। चलो आ जाओ, देखिए फैराडे के एक्सपेरिमेंट बोर्ड पर। फैराडे ने क्या किया, सुनो बोर्ड पर देखो। पहले मैं आपको एक अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एनसीईआरटी जैसा समझाती है। फैराडे ने ना एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ली, कौन सी है रे भाई ये? चलो वेरी गुड। इन्होंने इसमें कॉइल रखा, क्या रखा? कॉइल। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने ना चेंज किया। इन्होंने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ली और उसमें कॉइल रखा और यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने चेंज किया। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है? तो हो सकता लाइन चली गई होंगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। तो उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया, तो उनका कंक्लूजन ये था कि इस कॉइल में इंड्यूस EMF पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इंड्यूस EMF। अब आपके लिए दोनों भी वर्ड नए हैं, इंड्यूस भी नया है और EMF भी नया है। तो हमेशा याद रखिए EMF का क्या मतलब होता है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है। यानी कि किसी भी सर्किट में करंट पैदा होने से पहले क्या पैदा होता है? EMF। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है। तो उनका कंक्लूजन ये था कि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज किए तो यहाँ पर इंड्यूस EMF पैदा हुआ। सर इंड्यूस का क्या मतलब होता है? तो इंड्यूस का मतलब होता है बिना कांटेक्ट के कोई चीज का हो जाना। जैसे हम बोलते ना इशारों में जो बातें करते, यानी बिना कांटेक्ट के चल वहां बैठ जा, अपन ऐसा बोलते ना। तो इंड्यूस का मतलब होता है बिना कांटेक्ट के किसी चीज का हो जाना, बिना कांटेक्ट के किसी चीज का हो जाना। तो इनका एक्सपेरिमेंट ये था पहला कि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज किया
तो इस कॉइल में क्या पैदा हुआ, इंड्यूस ईएमएफ। अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा तो क्या आगे चल के इसमें इंड्यूस करंट बह सकती है? तो आंसर है हाँ। हम यहाँ इंड्यूस का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बिना कॉन्टेक्ट के हो रहा सब। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा, और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना ये पहला इसका स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप यह है कि इसमें करंट पैदा होगी। अब इन्होंने क्या किया आगे सुनिए, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ये, इन्होंने क्या किया, जो कॉइल था कॉइल के ये वाले रेडियस को कम कर दिया, कॉइल के रेडियस को कम, कॉइल का रेडियस कम हुआ यानी कि यहां पर क्या कम हुआ, तो आंसर है यहां पर एरिया चेंज हुआ। कॉइल बड़ा था, कॉइल को छोटा कर दिया, तो कॉइल का क्या चेंज हो गया, एरिया। कॉइल का एरिया चेंज हुआ तो उन्होंने बोला कि फिर से कॉइल के एरिया चेंज करने के वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ। पहला कंक्लूजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा। दूसरा कंक्लूजन क्या है, कॉइल का एरिया कम कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहा। तीसरा एक्सपेरिमेंट, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लगी है, ऐसे एक लाइन खींची उन्होंने और ये जो कॉइल था उसको ऐसा ओमेगा से घुमा दिया, इस तरह से कॉइल था ओमेगा से घुमा दिया। मतलब यहां क्या हुआ, तो उन्होंने यहां पर थीटा चेंज किया। क्या चेंज किया, थीटा। तो जब उन्होंने यहां पर इसको घुमाकर इसका थीटा चेंज किया तो उन्होंने बोला कि यहां पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ। ये तीन इनके एक्सपेरिमेंट है। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा। दूसरा क्या है, एरिया चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा। और तीसरा एंगल चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा। जरा गौर कीजिए, बी चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ, ए चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ, थीटा चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ। मतलब वो क्या चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा। समझा? एरिया चेंज किया तो इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की तो इंड्यूस ईएमएफ, और थीटा चेंज किया तो इंड्यूस ईएमएफ। यानी वो क्या चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं किए, सिर्फ मैंने इसको बनाया और बताने के लिए। उन्होंने सिर्फ क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी उनका पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर किसी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए तो उसमें क्या क्रिएट होता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। यह है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझा? अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए, लेकिन एक कंडीशन याद रखिए, यह कॉइल हमेशा सर्कुलर होना चाहिए, सॉरी क्लोज होना चाहिए। मतलब अगर यहां से चलना शुरू किए तो पूरा इसने वापस आके बंद होना, यहां से चलना शुरू किए तो पूरा आकर बंद। यानी ये कैसे लूप होना चाहिए, क्लोज लूप। तो अगर किसी क्लोज लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए तो उस कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। इंड्यूस ईएमएफ पहली स्टेज है और उसकी बाद वाली स्टेज इंड्यूस ईएमएफ से क्या आता है, इंड्यूस करंट। क्योंकि ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलता है, और इलेक्ट्रॉन के चलने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए तो उस कॉइल में क्या पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, ये आपको बताती है एनसीईआरटी। अब हमारे टेक्स्ट बुक पर आते हैं, पहले लिख लो आप इसको, फिर जो हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट है मैं वही बता रहा हूं आपको। अब यहां पर देखिए, यह फैराडे लॉ एक्सपेरिमेंट जो हमारे टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है। देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर क्या किया गया, एक सर्कुलर कॉइल है जो कैसे है, क्लोज है, और इस कॉइल के साथ में क्या जोड़ा गया, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर एक मैग्नेट रखी गई, एक मैग्नेट है जो कि बाहर मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोलर है साउथ। हम जानते हैं इससे क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होती है, पोल्स पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है,
तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, सुनो। इन्होंने यहां पर कॉइल जो है, कॉइल यहां पर रखा हुआ है, यहां पर मैग्नेट है, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। यहां पर लिखते हैं मैग्नेट और यहां पर लिखते हैं करंट, ठीक है। मैग्नेट और करंट, सुनो। जब यहां पर मैग्नेट रखा हुआ था, यहां पर ना तो कोई बैटरी है और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहां पर जब मैग्नेट रखा हुआ है, हम जानते हैं मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। उन्होंने क्या किया, जब मैग्नेट को इस तरह से आगे मूव करवाया, क्या करवाया, आगे मूव करवाया। जब इसको आगे मूव करवाया तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स अभी इससे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक ही है। लेकिन जब इन्होंने मैग्नेट को आगे मूव करवाया तो बताइए क्या मैग्नेट के आगे मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? तो आंसर है हाँ। सर जब हम इसको यहां पर रखा हुआ था तो मैग्नेटिक फ्लक्स कोई टच नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे ला रहे तो कॉइल से क्या टच हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेट मूव। तो जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि जब मैग्नेट को आगे लाया जाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली हुई। तो जब मैग्नेट आगे आया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया, यानी जब मैग्नेट मूव करवाया जा रहा है तो इस सर्किट के अंदर करंट आ रही है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताना मतलब क्या, सर्किट के अंदर करंट मौजूद है। देखिए यहां पर अभी मैग्नेट स्टेशनरी है, नो करंट। जब मैग्नेट मूव करवाया गया तो देयर इज अ करंट, और वो करंट कौन सी है, आई। यानी मैग्नेट के मूव करवाने की वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट। जब मैग्नेट को मूव करवाया जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन, यानी कि यहां पर किस में तब्दीली हो रही, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की वजह से क्या हुआ, इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, इंड्यूस ईएमएफ। अब उन्होंने मैग्नेट को यहां लाकर रख दिया तो ज्यादा फ्लक्स टकराया। तो जब उन्होंने यहां लाकर स्टेशनरी हालत में रख दिया तो उनका यह था कि जब आपका मैग्नेट स्टेशनरी था, जब मैग्नेट स्टेशनरी था तो उनका कंक्लूजन यह था कि करंट जीरो है। जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो करंट क्या है, जीरो। बताइए क्यों, क्योंकि फ्लक्स में तब्दीली नहीं हो रही। जब वो चल रहा था, जब वो मूव कर रहा था तो फ्लक्स में तब्दीली हो रही थी। जब वो यहां के स्टेशनरी रहा तो फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं है, इसलिए करंट क्या है, जीरो। जब वो अब क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट देखिए, मूव बैकवर्ड। उन्होंने क्या किया, अब दोबारा मैग्नेट को दूर लेके गया, है ना। जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि फिर से सर्किट में करंट आई, लेकिन करंट माइनस है। मतलब पहले अगर इधर डिफ्लेक्शन बता रहा था तो वापस जाने की वजह से उधर डिफ्लेक्शन बताएंगे। यानी कि जब हमने मैग्नेट को बच्चों वापस लेके गए तो वापस ले जाने के दौरान भी मैग्नेटिक फ्लक्स में, देखिए यहां पर इतने सारे फील्ड लाइंस थी, ये हमने दूर लेके गया तो फ्लक्स में क्या हो गई, तब्दीली। यानी कि फ्लक्स की तब्दीली की वजह से क्या आ गई, करंट। तो हमको इस एक्सपेरिमेंट से यह समझा कि अगर मैग्नेट को मोशन करवाया जाए या व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन समझता क्या होता है, रिलेटिव मोशन, एक दूसरे की मुनासिबत से मोशन करना। जब कॉइल की मुनासिबत से मैग्नेट को मोशन करवाया जा रहा है, मतलब जब मैग्नेट में रिलेटिव मोशन करवाया जा रहा है तो क्या पैदा हो रहा, इंड्यूस ईएमएफ। अब ये भी तो पॉसिबल है कि मैं इस सर्किट को आगे पीछे करूं। तो उन्होंने क्या किया, इस कॉइल को आगे लेके गया तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताया, मतलब इसमें क्या आ गई, करंट। फिर जब इन्होंने पूरे सर्किट को वापस लेके आया तो फिर से इसने डिफ्लेक्शन बताया, मतलब फिर से क्या आ गई, करंट। यानी कि कॉइल को आगे पीछे करने से भी गैल्वेनोमीटर क्या बताता था, डिफ्लेक्शन बताता था। मतलब हमको यहां से यह समझ में आता है कि अगर मैग्नेट और कॉइल अगर दोनों में रिलेटिव मोशन करवाई जाए, अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों में रिलेटिव मोशन करवाई जाए तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है। अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों में रिलेटिव मोशन करवाया जाता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है। और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमको दोनों से यह बात समझ में आती है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली करने की वजह से सर्किट में क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ आता है। और यही वो इंड्यूस ईएमएफ है जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है। तो दोनों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट आसान है, पहले वाला, क्योंकि हमको वहां समझ जाता है कि वहां पर बी में चेंज कर रहे तो फ्लक्स होता है, ठीक है, ए में चेंज करते तो इंड्यूस ईएमएफ आता है,
और थीटा में चेंज करते तो इंड्यूस ईएमएफ। देखिए समझिए, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये मैग्नेट है, समझ लो। ये मेरा ये जो पाम है ये मैग्नेट है, ये पाम से क्या निकली, फील्ड लाइंस। यहां पर रखा है ये कॉइल, ये कॉइल है, ठीक है। इसको गैल्वेनोमीटर लगाए, अभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा नहीं, बताएगा क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसके फ्लक्स में, ठीक है, हमने यहां लाया तो इसने करंट बताई, मतलब गैल्वेनोमीटर हिला, मैंने यहां ला के रख दिया, गैल्वेनोमीटर हिलेगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा? क्यों नहीं? क्योंकि फ्लक्स में कोई तब्दीली नहीं है। फिर मैंने वापस लेके गया, अब हिलेगा, क्यों हिलेगा? क्योंकि फ्लक्स में फिर से तब्दील हुई। एक चीज। दूसरा, ये मैग्नेट है मेरा पाम और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरे पास में सर्किट है, मैंने क्या किया, इसको लाया करीब, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि मैंने क्या किया, इसके कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की। अब मैं दोबारा कॉइल को वापस ले जा रहा हूं, तो दोबारा कॉइल के वापस ले जाने की वजह से क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? हाँ, यानी हमको यहां से कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर कॉइल और मैग्नेट में हम रिलेटिव मोशन करवाते हैं, अगर कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? तो आंसर है इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, देयर इज अ इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। अगर किसी कॉइल के या किसी मैग्नेट के दरमियान में रिलेटिव मोशन करवाई जाए तो क्या क्रिएट होता है? इंड्यूस ईएमएफ। और हम जानते हैं कि जब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, वो जो पर्टिकुलर एरिया से होकर गुजरती है परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो हमारा पूरा कंक्लूजन ये रहा कि अगर किसी भी सर्किट के या किसी भी सर्किट के अंदर जो क्लोज सर्किट है, अगर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जा रही है तो सर्किट में क्या आ रहा है? इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको यह समझ में आया कि जब मैग्नेट और कॉइल के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। समझ में आया? या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जब रिलेटिव मोशन का क्या मतलब हुआ? रिलेटिव मोशन का मतलब ये हो कि किसमें चेंज करें हम? मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो हमारा सवाल का आंसर ये बन गया अब कि अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाए तो क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, तो इसको भी लिख लो कि जब मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन करवाई जाती है तो क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। हाँ, कोई सवाल लिखिए, ठीक है। आज हम यहीं पर रुकते हैं। इसका दूसरे वाला जो लॉ है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, जो आपको इंड्यूस ईएमएफ के जो मैग्नीट्यूड है उसके ताल्लुक से आपको कल डिस्कस करना है। तो देखिए आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुए हमारे। सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? दिए गए रकबे से, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? फाई इक्वल टू बी डॉट ए, या बी जो है वहां पर एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है एरिया वेक्टर है। वहां पर डॉट क्यों आया था? क्योंकि वहां पर हमको क्या करना था? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे गुजारना था? परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस क्यों आया था? तो उसका भी आंसर है कि वहां पर अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको कैसे गुजारना था? परपेंडिकुलर। अपन ने कौन सा फैक्टर लिया था उसका? कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा वाला लिया था? कॉस के साइन, तो कॉस वाला। तो फाई इक्वल टू क्या था? बी डॉट ए, और बी डॉट ए अगर डॉट है तो क्या आएगा फिर? कॉस, यानी क्या हो जाएगा आगे चल के बी ए कॉस थीटा। ये एक स्केलर है, क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर है? क्योंकि वहां पर डॉट आया है। इसके यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। उसके बाद में हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा कि अगर किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। इसके दो एक्सपेरिमेंट बताया मैंने पहले आपको। पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बनाओ और उसमें चेंज करो तो क्या होगा? सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। फिर अगर कॉइल के एरिया में हमने चेंज किया तो इंड्यूस ईएमएफ आया। फिर कॉइल का एंगल चेंज किया तो इंड्यूस ईएमएफ आया। यानी हमने बी चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा, ए चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा, और थीटा चेंज कर रहे तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा। तो हमने बोला कि ये तीनों को ना बोल के एक ही वर्ड बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की जाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। और बाद में हमारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने एक कॉइल लिया, उसके साथ में क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर लगाया। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, और मैग्नेट को आगे पीछे लाया। जब मैग्नेट ने मोशन किया, मैग्नेट से फील्ड लाइंस निकलती है। जब मैग्नेट मोशन करता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है। जब मैग्नेट वापस आता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है। आगे जाता तो प्लस, वापस आता तो माइनस, ठीक है। और डायरेक्शन पर हम लेंस लॉ में डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन कैसी होगी। फिलहाल जब इसने मोशन किया तो इंड्यूस ईएमएफ आया, फिर वापस आया तो इंड्यूस ईएमएफ आया, एक ये। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि हम कॉइल को आगे पीछे कर सकते हैं। जब कॉइल को आगे लेके गया तो इंड्यूस ईएमएफ, फिर पीछे लेके गया तो इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दील की जा रही है तो
इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। तो जो बात मैं आपको बता रहा था कि अगर हमको चार्ज को चलाना है, पहले हम क्या करते थे, करंट को पैदा करने के लिए हमारे पास में क्या तरीका था, हम चार्ज को चलाते थे, तो चार्ज चलता था तो करंट आती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। अब हमने इसमें क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चार्ज को चलाया। समझ में आया? तो जो सवाल हमने लिया था कि भैया अगर हमको चार्ज को चलाना है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चला सकते हैं, तो आंसर है हाँ, चला सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इसके दरमियान में कोई कॉन्टेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट है, इसीलिए इसको क्या कहा है, इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया? बाकी की चीजें कल डिस्कस करेंगे।